हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया। तो यार कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो फाइनली पहली बार यूट्यूब के इतिहास में आपके हितेश भैया आ चुके हैं फेस कैम वीडियो के साथ में। प्यारे साथी, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस के ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की बात करोगे ना, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में जिस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो ये प्यारे साथी यहां पर देख सकते हो, मतलब बहुत सारे पेजेस की नोट्स है। और अपने हितेश भैया को फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं और उसके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस गेदर्ड किया है ना, मेरे भाई आप लोग आसानी से कह सकता हूं कि मैं आपको 95% दिला सकता हूं। और यहां पर मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, कि क्वेश्चंस मैंने 2020, 21, 22, 23, 24, 25 मतलब हर ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। यहां पर देखो, ऐसे क्वेश्चंस है जो लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में ना हर साल रिपीट होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप तैयार करके जाते हो तो मेरी गारंटी है कि जब आप बोर्ड पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको पेपर में यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस मैं कराता चलता हूं, सभी लोग देखना और सही आंसर बताने का प्रयास जरूर से करना भाई। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि 100% आपके पेपर में भाई आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे क्लास 10 साइंस के हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो प्यारे साथी आपको तैयार करना है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो पहला प्रश्न आपको नोट करना है और बताना है आप लोगों को इसका आंसर कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हमेशा याद कर लेना। सबसे पहले मैं इसको बात करता हूं इसके राइट आंसर की। तो देखो, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब कि जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं प्यारे साथी, उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ये कैसी होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास है NaOH है। ठीक है, हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी अभिक्रिया मैं क्या करा देता हूं प्यारे साथी, जिसकी अभिक्रिया मैं HCl से करा देता हूं। अब देखो, इन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हमेशा याद रखना कि ये जो Na होता है, ये सोडियम Na+, ठीक है, ये क्या होता है, ये Na+ जो होता है Cl- के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो Na+ Cl- के साथ में जुड़ करके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं, OH बच जाता है, तो ये OH इस H+ के साथ जुड़ जाता है, ये H+ होता है, ये OH- होता है, और यह दोनों आपस में मिलकर बना लेते हैं, हमेशा याद रखना, H2O। तो आप देख सकते हो कि आयनों के विनिमय से इसने इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा। ठीक है, तो आयनों के विनिमय से जो नए यौगिक बन रहे हैं ना, ये दो नए यौगिक, इस तरीके की रासायनिक अभिक्रिया को प्यारे साथी हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो चलिए बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो। ठीक है, 2026 के लिए ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, 100%। तो प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि भैया दहन अभिक्रिया यहाँ पर हमारी कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जहाँ भी दहन अभिक्रिया की बात आ जाए, वहाँ पे हमेशा याद रखना प्यारे साथी कि उस अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ऊष्मा निकलेगी, साथ ही साथ आपका प्रकाश निकलेगा, और इसी के साथ साथ आपका जल भी निकलेगा। ठीक है, जल। तो ये तीन चीज़ें जहाँ पर जिस रासायनिक अभिक्रिया में बन रही हूँ या फिर निकल रही हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया आपकी दहन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी पर अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर देखो CH4 और ऑक्सीजन, यानी कि मेथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्सर्जित कर रहा था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर ऊष्मा भी बन रही और प्रकाश भी निकल रहा है। ठीक है, तो ऊष्मा हो गई, प्रकाश हो गया और जल ये हो गया। तो बस तीन चीज़ें हमको देखनी है, जहाँ पर ऊष्मा, प्रकाश और जल, ये तीनों चीजें बन रही हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया आपकी दहन अभिक्रिया होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, होपफुली इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार जरूर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर की अगर मैं बात करता हूं तीसरे की, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है
कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब हमारे पास कोई विलेन है, ठीक है, और वह विलेन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, नीला कर देता है, ठीक है। मतलब हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, इसको क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है हमारे पास कोई एक विलेन है, ठीक है। तो हमको बताना है कि वह उस विलेन का पीएच मान कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब लाल से नीला हो जाता है, जब लाल से नीला हो जाता है तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। कैसा होता है, 7 से अधिक होता है, मतलब वह विलेन हमारा क्षारीय होता है, वह विलेन हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है। और हमेशा याद रखना कि जो क्षारीय विलेन होता है उसका पीएच मान जो होता है प्यारे साथी, वह आपका 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक, ठीक है। लाल से नीला कर देगा तो 7 से अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। और नीले से अगर लाल कर देगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से कम होगा। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा और 7 यानी ये ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का है डी नंबर 10, ये बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि 7 से कह सकते हो कि ये अधिक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक विलेन का पीएच मान आप लोगों को 1 दे रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि एक विलेन का पीएच मान 1 दे रखा है और हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास विलेन जो होगा वह हमारा पीएच मान 1 का विलेन होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 जो होता है वह किसका पीएच मान होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 7 से कम है, ये 7 से कम है, ठीक है प्यारे साथी, ये 7 से कम है यानी 7 माइनस, तो 7 से कम है, ठीक है। अगर 7 से कम है तो ऐसा जो विलेन हमारे पास होता है प्यारे साथी वह हमारा अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय विलेन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि 7 से अधिक, यानी 7 से अधिक जितने भी हमारे पास विलेन होते हैं वह सारे के सारे हमारे आप कह सकते हो कि क्षारीय विलेन होते हैं, ठीक है, क्षारीय। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि विलेन पीएच वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब 7 से कम है, तो इसका मतलब है राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय। अब आपको यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि अम्लीय कौन सा होगा, इन 4 ऑप्शन में से अम्लीय विलेन कौन सा है। तो देखो NaCl हमारा बिल्कुल नहीं है, H2SO4 हमारा ये हो सकता है, KOH हमारा भी नहीं है, ग्लूकोज भी हमारा नहीं है। तो प्यारे साथी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी H2SO4 हमारा एक पीएच मान 1 का विलेन होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। चलिए सभी लोग एक साथ जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता चल रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट जरूर कर लेना भाई, क्योंकि हमको इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% बोर्ड एग्जाम में ला करके सबको दिखा देना है, ठीक है। तो बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चंस की। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो हमारे पास एसिटिक अम्ल है ना, इसका IUPAC नाम क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करना, जो हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है ना, एसिटिक अम्ल, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह हमारा होता है CH3COOH, ठीक है। तो यही हमारा होता है रासायनिक सूत्र और यही हमारा होता है IUPAC नाम, ठीक है। इसको आप लोग 2 तरीके से जान सकते हो, IUPAC नेम से, ठीक है, IUPAC नेम नाम से इसको आप पहचान सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है आप इसको रासायनिक सूत्र से पहचान सकते हो, ठीक है, रासायनिक सूत्र से इसको आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो आपके पेपर में अगर रासायनिक सूत्र पूछ देता है तो भी आप यही बताओगे, और अगर IUPAC नेम पूछ देता है तो भी आप CH3OOH ही बताओगे। अब बात करते हैं कि CH3OOH का नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है प्यारे साथी एसिटिक अम्ल, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो इसका जो नाम होता है प्यारे साथी वह होता है एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को बिल्कुल सही कर लोगे, ठीक है। एथेनोइक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र होता है इसका CH3OOH, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अगले प्रश्न की, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमसे देखिए क्या कह रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि असंतृप्त यौगिक हमारा कौन सा होने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं असंतृप्त यौगिक की। तो देखो यहाँ पर हमारा असंतृप्त यौगिक हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी,
यानी C2H2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि हमारा आंसर सही क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे में क्या होता है, ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं असंतृप्त। ऐसे में क्या होते हैं, दोनों के दोनों हमारे होते हैं असंतृप्त। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ऑप्शन नंबर C2H2 सही लगाया है। तो C2H2 अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ कार्बन है, इसमें डबल कार्बन है तो कार्बन डबल हो जाएंगे। यहाँ पर डबल कार्बन है और हमेशा याद रखना कि जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन क्या होता है, लगाना पड़ता है। तो डबल हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे देखिए कार्बन के यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि कार्बन के यहाँ पर इस वाले कार्बन के हमारे कह सकते हो 3 जो हैं वह कक्ष खाली हैं और इस वाले कार्बन के 3 कक्ष खाली हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो देखिए कार्बन ने अपने 1 2 3 4 इसने अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए। ठीक है, और इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 इसने भी अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए। ऐसे आज आप ये समझ सकते हो कि C2H2 जो हमारा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी मैंने लगाया ये हमारे असंतृप्त यौगिक का एक सही ऑप्शन हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको याद कर लेना कि C2H2 जो होता है ये हमारा एक असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से देखिए हम क्वेश्चन देखने वाले हैं जितने भी आप लोगों के जीव विज्ञान के क्वेश्चंस हैं, यानी जितने भी हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं वह सारे क्वेश्चंस अब आपको यहां से स्टूडेंट्स बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी प्यारे साथी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना। यहां से मैं आपको बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको स्टूडेंट्स यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। तो हमेशा याद रखना कि स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी आपका आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आपकी आवश्यक होती है और सूर्य का प्रकाश भी आपके लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब अगर मैं बात करता हूं अपने सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही लगा लोगे, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर देखिए प्रश्न हमसे यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यकृत जो होता है प्यारे साथी ये स्रावित करता है। तो आपको यह बताना है कि यकृत क्या स्रावित करता है, जो यकृत होता है यह क्या स्रावित करता है। ठीक है, तो स्रावित करने का मतलब होता है कि यकृत से क्या निकलता है, यकृत से क्या निकलता है। तो यकृत से आपको ऑप्शन में देखिए कह रहा है ऑप्शन में कि यकृत जो होता है लार निकलती है, कि आपका जठर रस निकलता है, कि आपका पित्त रस निकलता है, कि आपका अग्नाशयिक रस निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं अपने सही आंसर की बात करता हूँ तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पित्त रस हमारा निकलता है यकृत से। यकृत से क्या स्रावित होता है, तो हमेशा याद रखना कि पित्त रस स्रावित होता है। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 को, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में एक भाग होता है आप लोगों का वृक्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क एक भाग होता है और आपसे पूछ रहा है कि जो ये वृक्क होता है जिसको हम लोग, आपको मैं बता देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं किडनी, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आम भाषा में किडनी। हालांकि ये इंग्लिश शब्द होता है पर हम लोग इसको ऐसे ही बोला करते हैं, पर ये इंग्लिश शब्द होता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ये जो किडनी हमारा होता है, वृक्क जिसको बोलते हैं, है ना, ये हमारा किस तंत्र से संबंधित भाग होता है। ठीक है, ये जो भाग होता है प्यारे साथी ये किस तंत्र से संबंधित होता है। देखिए ऑप्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको पोषण से संबंधित होता है, कि श्वसन से संबंधित होता है, कि उत्सर्जन से संबंधित होता है, कि परिवहन से संबंधित होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऑप्शन बताने का प्रयास कीजिए, मैं आपको इसका सही आंसर बताने का प्रयास करता हूं। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोगों को क्लास के आंसर पहले से मेरे आते हैं मेरे से पहले, तो आप आंसर देने का प्रयास पुनः करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, यानी बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है
कि ऐसे कौन से विटामिन होते हैं या फिर ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो केवल जल में घुलनशील होता है, मतलब वह केवल जल के साथ ही घुल सकता है, बाकी किसी और पदार्थ के साथ में घुल नहीं सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 4 विटामिन दे रखे हैं। विटामिन ए दे रखा है, ठीक है, विटामिन डी दे रखा है, विटामिन सी दे रखा है, विटामिन के दे रखा है। तो अपने अगर मैं सही उत्तर की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो हमारा होता है प्यारे साथी। मैं बात करता हूँ विटामिन सी की। ठीक है, तो ये हमारा जो विटामिन होता है ये कह सकते हो केवल जल के साथ में घुलनशील होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो। F24 क्लासेस इंस्टा पेज पर आपको सारी की सारी पीडीएफ आपको फोटो के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप, ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए हमेशा आप लोग एक नाम अपने जुबान पर रखना। ठीक है, कि हमेशा एक नाम अपने कह सकते हो आप लोग मुंह में रखना, वह है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो होता है प्यारे साथी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना होता है कि ऐसा कौन सा पादप हार्मोन होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि पादप होता है। ठीक है, पादप हार्मोन। तो आपको ऑप्शन याद रखना है जिब्रेलिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो आपको बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में प्यारे साथी, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो उस कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो देखिए इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, घेंगा रोग। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। घेंगा रोग जो होता है वह हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इस बात को आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके जो ऑप्शन थे ना, थोड़ी सी मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी लिखने में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए थे, है ना। तो कोई बात आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसके ऑप्शन सही कर दिए हैं और आपको सही ऑप्शन पर मैं आपको टिक लगवाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो हमेशा याद रखना जब भी कभी बात हो जाए मानव में मादा जनन तंत्र की तो एक नाम अपनी जुबान पर रखना या फिर एक नाम अपने दिमाग में याद रखना कि जो शुक्रवाहिका होती है ना, ये जो शुक्रवाहिका होती है ये मादा जनन तंत्र से संबंधित भाग नहीं होता है। ये किससे संबंधित भाग होता है प्यारे साथी, ये आपका नर जनन तंत्र से संबंधित भाग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वस्तु की जो स्थिति होती है वह कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। आपको यह बताना है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो किसके सामने बन रहा है, वो अवतल दर्पण के द्वारा बन रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब को जो बनने की कंडीशन है ना, वह प्रतिबिंब आभासी बनता है, पहली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन आभासी बनता है। वस्तु से सीधा बनता है, दूसरी कंडीशन। वस्तु से बड़ा पाया गया है, तीसरी कंडीशन। आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, तो हमको ऐसी कंडीशन में अपनी जो वस्तु है प्यारे साथी, वस्तु हमको कहाँ रखनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का कि हमेशा अपने जो भी हमारी वस्तु होती है उसको दर्पण के ध्रुव जो हमारा होता है, दर्पण का जो ध्रुव, ठीक है, पी होता है, दर्पण का ध्रुव पी और जो मुख्य फोकस एफ होता है ना प्यारे साथी, इसके बीच में हमको वस्तु अपनी रखनी पड़ती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हमारी जो वस्तु होती है उसको हमें रखना पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा कोई एक अभिलंब है। ठीक है, सॉरी अभिलंब तो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये हमारे पास कोई अभिलंब है बीच में रेड कलर से जो मैंने खींचा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये हमारा, अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास ये आप लोग मान लीजिए सघन माध्यम है, ठीक है। ये हमारे पास सघन माध्यम है, ठीक है। और ये हमारे पास कोई विरल माध्यम है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब भी कोई भी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह हमेशा क्या होती, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है प्यारे साथी, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आप लोगों का कह सकते हो आपतन कोण होता है, इसका मान अधिक होता है अपवर्तन कोण से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा था कि अपवर्तन कोण का जो मान होता है आपतन कोण की तुलना में अधिक कब होता है। तो हमेशा याद रखना, एक मिनट मिस्टेक कर दी मैंने, ये जो हमारा होता है ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करता हूँ अपने सही उत्तर की, तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, कि जो हमारी जब प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अपवर्तन कोण का जो मान होता है स्टूडेंट्स, वह अपने आपतन कोण के मान से अधिक होता है। मतलब ये जो प्रकाश किरण होती है ये अभिलंब की ओर झुकती नहीं है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस आपतन कोण का जो मान होता है ये कम होता है, अपवर्तन कोण का जो मान होता है वह अधिक होता है, ठीक है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। आई का मान जो होता है वह छोटा होता है और आर का मान बड़ा होता है। ये आर हमारा अपवर्तन कोण है, आई हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण का मान कम होगा, अपवर्तन कोण आर का मान अधिक होगा जब हमारी प्रकाश किरण प्यारे साथी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि तो कांच, आपको बताना है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है आप लोगों की प्रकाश की चाल होगी। कब होगी? जब निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी हो और आप लोगों को साथ ही साथ अपवर्तनांक याद रख लेना, अपवर्तनांक आपको इतना दे दिया जाए। जब अपवर्तनांक आपको 1.5 दे दिया जाए तो हमेशा प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम = c/v हमारा एक फार्मूला होता है। यम = c/v, c हमारी होती है प्रकाश की चाल, v हमारी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए c/v, c हमारी होती है प्रकाश की चाल, ठीक है। v हमारी होती है, c हमारी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो मे भी आप देख लेना, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा फिलहाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 नोट करिए सभी स्टूडेंट्स की। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है, यहां पर हमसे क्षमता पूछी गई है। क्या पूछी गई? क्षमता। अब मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। क्षमता जो हमारी होती है इसको हम डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं भैया? इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको यही बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है P = 1/f। P = 1/f होता है, या तो और लगाकर P = 100/f होता है। जब आप लोगों को 50 सेंटीमीटर दे दिया जाए, मतलब जो भी फोकस दूरी हो स्टूडेंट्स, जब आपको फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में दी जाए, तो आपको जो फार्मूला यूज़ करना है, हमेशा याद रखना, वह फार्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे, P = 100/f। और जब आप लोगों को जो फोकस दूरी है जब ये मीटर में दी जाए तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले से मैं आपको बताता हूँ, देखिए P = आपको 100/f रखना है। फोकस दूरी हमारी 50 सेंटीमीटर है तो 50 रख दोगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 = 5, 5 × 10 यानी 5 × 2 = 10। तो P बराबर यहाँ से आपका आ गया 2। और जो भी हमारा क्षमता होती है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर यहाँ से हमारा निकलेगा बी बराबर में प्लस का धनात्मक, मतलब प्लस मतलब धनात्मक, तो 2 डायोप्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही टिक लगा लोगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको।
तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है भाई। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी तार के किसी टुकड़े को काट लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि हमारे पास प्रतिरोध R है कोई। ठीक है, इस एक हमारे पास कोई तुल्य प्रतिरोध R है। इस तुल्य प्रतिरोध R को हम लोग क्या करते हैं प्यारे साथी, इसको हम लोग 4 बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया, 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, इन 4 टुकड़ों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है भैया इन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि आपको बताना कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी R/8/16 यानी R/16 हमारा बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 19 की। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आधा अधूरा दे रखा है, इसको संपूर्ण तरीके से हम देखने वाले हैं। तो प्यारे साथी, संपूर्ण तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। तो प्रश्न हमसे यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट्स कि 2 चालक तार जिनकी लंबाई, अगर मैं पदार्थ की बात करता हूँ तो लंबाई, ठीक है, और इनका जो व्यास है ये समान दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में जब इन्हें सबसे पहले पहले तो इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और फिर इन्हें पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आपको उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात पता करना क्या होगा। एक बार फिर से प्रश्न समझ लेना। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 चालक तार है, मान लीजिए हमारे पास ए है, दूसरा चालक तार हमारे पास बी है, ए है हमारे पास बी है। इन दोनों ही चालक तारों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि लंबाई समान है और इनका व्यास समान है। इनकी जो ये लंबाई है ये समान है और इनकी जो ये मोटाई है ये आपकी समान है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहले इन्हें हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इन्हें पार्श्व क्रम मतलब इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सबसे पहले जब ये श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं और जब ये पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो ऐसे में इनका अनुपात क्या निकलेगा। मतलब श्रेणी क्रम जो होता है बटे में पार्श्व क्रम का जो अनुपात है आपको स्टूडेंट्स, यह आपको बताना है कि यह क्या निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की बात करते हैं और आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 1/4। हमने क्या किया था, सबसे पहले जितने भी हमारे पास, कह सकते हो कि जितने भी हमारे पास, मतलब आप डायरेक्ट इसको आंसर टिक लगा लेना और समझने वाले समझ गए होंगे कि आप सभी को पता था कि हमारे पास जो सबसे पहले था वो हमारे पास श्रेणी क्रम था, दूसरा हमारे पास पार्श्व क्रम था। तो पार्श्व क्रम हमारे 1/4 निकलेगा, श्रेणी क्रम हमारे पास 4 निकलेगा। तो 4 से 1 से 4 आपका कट जाएगा, तो 1:4 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे यहाँ कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत शक्ति जो हमारे पास P होती है इसका सही सूत्र क्या होता है। तो देखो सबसे पहले विद्युत शक्ति जो हमारी P होती है इसको P बराबर होता है P बराबर VR, P बराबर V/R, P बराबर मेरे हिसाब से V/R होता है। ठीक है, P बराबर V/R होता है और इसके अलावा या करके P बराबर VI भी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी सही नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये IR² है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का I²R है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर हम लोग बी को बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि P बराबर जो है यहाँ पर I²R दे रखा है और ये हमारा बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है। ठीक है, P बराबर होता है VI और P बराबर V/R होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ अपने सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया स्टूडेंट्स ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को ना भाई बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और अगर आप इन्हें तैयार करते हो ना तो मेरी गारंटी है कि एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आप सारे एमसीक्यू निपटा के आने वाले हो। अब मैं आप लोगों को यहां पर ये जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं मैं आपको सारे क्वेश्चंस अब कराने वाला हूं, ठीक है। तो टॉप क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों ही हमारे पार्ट के क्वेश्चंस होने वाले हैं। हाँ, हमें फॉलो कर लेना यार, क्योंकि देखो इस टाइप की नोट्स बनाने में, पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको फ्री में ये सारी पीडीएफ दूंगा। बस वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं मैं बीच में बताऊंगा कि आपको ये पीडीएफ कैसे मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूं, डिस्क्रिप्टिव वाले। जिस तरीके से आपने एमसीक्यू वाले देखे हैं सेम उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव भी देख लेना। मेरी गारंटी है साइंस का पेपर आप फोल्ड करके आने वाले हो। तो अगर मैं बात करता हूं अपने सबसे पहले प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले आप लोग यही डाल लीजिएगा इसमें कि ये जो पहला प्रश्न है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले यही डाल लीजिए आप लोग कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, किसी भी ईयर का, ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलेगा संतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में ना आया था ना तो आपको बोर्ड एग्जाम अधूरा सा लगेगा। तो प्यारे साथी ये प्रश्न आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, हर साल ये पेपर आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड में आता है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बोलने में इधर उधर, डोंट वरी, आपको क्वेश्चन से मैटर रखना है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ में अभिक्रिया करता है। जो हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं H2SO4, ठीक है। तो ये H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जब ये दानेदार जिंक के साथ में, दानेदार जिंक कहने का मतलब है Zn, तो हमारा Zn दानेदार जिंक जो होता है, जब हमारा इसकी और इसकी आपस में अभिक्रिया होती तो आपको बताना क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ में जब अभिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो सबसे पहले तो आंसर में आप इतना लिखोगे, इसके बाद में जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है वह मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करता हूं ना तो आपको ये लिखनी है। देखो सबसे पहले जो जिंक धातु थी उसकी H2SO4 से अभिक्रिया करा दोगे। अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊपर कुछ इस तरीके का आप लोग चिन्ह भी लगा देना, जिसका मतलब होता है मेल्टिंग का, मतलब आपकी चीज़ें जो है गर्म हो रही हैं, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आपको क्या करना है कि जब इन दोनों की आप अभिक्रिया कराओगे, रिएक्शन कराओगे, तो हमेशा ZnSO4 बनता है और आपका H2 गैस बाहर निकलती है। तो प्रश्न हमारा था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि संतुलित समीकरण लिखिएगा, तो हमने यहाँ पर इसका संतुलित समीकरण यह लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो हमारा है स्टूडेंट्स, वो हमारा है कि जब हम सोडियम ऑक्साइड को, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सोडियम ऑक्साइड की, तो सोडियम ऑक्साइड हमारा होता है Na2O हमारा सोडियम ऑक्साइड होता है। जब हम लोग Na2O की क्रिया जल से करा देते हैं, जल का मतलब होता है H2O, तो जब H2O से कराते हैं किसकी, Na2O की अभिक्रिया, तो हमेशा याद रखना कि इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, 2NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वह हमारा बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेना और इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट आप इस चिन्ह, मतलब ये जो एरो का निशान होता है इसके ऊपर आप इस तरीके से लगा देना। अगला प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से होती है। अब देखो जिंक हमारी Zn धातु है, सभी को पता होता है। सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सा नया है, मैं आपको इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, हितेश भैया हैं। तो AgNO3 जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है सिल्वर नाइट्रेट। Ag से होता था सिल्वर, नाइट्रेट से होता है NO3, ठीक है। तो AgNO3 की जब अभिक्रिया जिंक से होती है ना, तो जिंक होता है अधिक अभिक्रियाशील और Ag होता है कम अभिक्रियाशील। तो जिंक धातु जो होती है AgNO3 के विलयन से Ag को उठाकर बाहर फेंक देती है और स्वयं उसके विलयन में आ जाती है। तो देखो यहाँ पर हमारा बन जाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और जिंक धातु हमारी बाहर निकल जाती है, ठीक है। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की और जिंक को स्वयं उसके विलयन में चला गया और मतलब जो सिल्वर था, Ag था, उसको उठा करके बाहर फेंक दिया। तो ये हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं थी। इसके अलावा एक और अभिक्रिया बचती है, तो उसको भी आप नोट कर लो।
अगली अभिक्रिया 4 नंबर है कि जब मैग्नीशियम, कह रहा है कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम जब जो मैग्नीशियम होता है जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखो मैग्नीशियम हमारा होता है Mg, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड सभी को पता होता है HCl होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की जब HCl से अभिक्रिया होती है तो हमेशा MgCl2 बनता है। क्या बनता है? MgCl2। तो ऑप्शन नंबर मतलब राइट आंसर आपका MgCl2 इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कराई 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि 100% आपके पेपर में आने वाली हैं। और हाँ, इन अभिक्रियाओं को पेपर से पहले कहीं ना कहीं लिख लेना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, है ना, बार बार मैं आपसे बताऊंगा नहीं। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की। हमारा अगला जो प्रश्न है वह हमारा है कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब अब देखो यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ ना तो आपको संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, संकलन अभिक्रिया हो गई, दहन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं कुछ इस तरीके की है ना कि आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि बताइए संक्षारण क्या होता है, बताइए विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संकलन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर दहन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मेरे पास अभी बोर्ड पेपर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। फिलहाल आप इन सभी को नोट कर लेना, एक एक करके जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं मैं आपको एक एक करके सभी का बिल्कुल सटीक आंसर दिखाता हूं और आपको वही नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे संक्षारण को और विकृत गंधिता को, ठीक है। तो आप लोग यहां से लिखना प्रारंभ करोगे संक्षारण के बारे में कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण जैसे ऑक्सीजन, नमी, ठीक है, अम्ल से, है ना, ऑक्सीजन हो गया, नमी हो गई, अम्ल हो गया, ठीक है, आदि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी फिर रासायनिक अभिक्रिया को ऐसी कह सकते हो कि भौतिक प्रक्रिया तो होती नहीं, रासायनिक प्रक्रिया ही होती है। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को स्टूडेंट्स हम लोग संक्षारण बोलते हैं। अब देखो संक्षारण को मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखो उदाहरण में जब आप लिखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। लोहे पर जो जंग लग जाती है ना, ये हमारी संक्षारण के अंतर्गत आती है। आपने लोहा को देखा होगा जब कभी भी वो है ऊपर रखा रहता है, ठीक है, आप लोग उसको छत पर रख दो लोहे को, कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाएगी। आपने चांदी की कोई वस्तु को पानी में थोड़ा इधर उधर रख दिया तो उसमें काली परत चढ़ जाएगी। तो वह कुछ नहीं होता, वह संक्षारण की प्रक्रिया ही होती है ना। जब कोई वस्तु अपने आसपास ऐसे खुले वातावरण में आती है जहाँ ऑक्सीजन होती है, नमी होती है, अम्ल होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारी वस्तु अपनी मूल स्थिति को खो देती है और उसमें एक नई प्रक्रिया मतलब नई परत चढ़ जाती है। तो उसी परत को संक्षारण की प्रक्रिया बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ उदाहरण में आप लिखोगे जब लोहे पर नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं और उसका फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। मतलब इसका मतलब होता है ये आपकी कह सकते हो कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी अणु होते हैं उससे निर्धारित नहीं होते हैं, ठीक है। जल के कोई भी अणु, यहाँ पर X का मतलब है कि जल के कोई भी अणु निश्चित नहीं है। चलिए इसके बाद आप लोग नोट करिए दूसरा ऑप्शन भी है, मतलब दूसरा एग्जाम्पल भी है, चांदी का काला पड़ना और तांबे पर हरी परत जमना भी संक्षारण के उदाहरण हैं। तो इतना पूरा ये क्वेश्चन आप लोगों को संक्षारण के अंदर तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, तो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए पहले वाले में ही था विकृत गंधिता, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो यहां से आप लिखना प्रारंभ करोगे कि विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। मतलब देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। देखिए आपने घर में क्या देखा होगा कि कोई सब्जी है, गर्मियों के समय में सब्जी सुबह बनाई और शाम तक वो खराब हो जाती है, तो सब्जी का खराब होना ये आपकी विकृत गंधिता का एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, उसमें उसकी जो महक होती है, गंध होती है, वह बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आप ये समझ सकते हो विकृत गंधिता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर बी हमारा विकृत गंधिता में आप इतना लिख देंगे। इसके बाद इसके उदाहरण में आप लिखेंगे
कि चिप्स या अन्य नमकीन पदार्थ, जैसे इनको अगर हम लंबे समय तक खुला रख देते हैं ना, तो इन पर इनका जो स्वाद होता है वह बदल जाता है और इनमें गंध बदल जाती है, ठीक है। तो वे हमारे विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना विकृत गंधिता में लिख देंगे और इसके बाद ये उदाहरण आप लिख देंगे और इसके बाद आपका विकृत गंधिता पूरा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने ये पूरा प्रश्न बहुत अच्छे से नोट किया होगा। और हाँ, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना, वरना आप इंस्टा पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पेज को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यूं ही देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप F24 इंस्टा पेज को फॉलो वगैरह कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो अगली रासायनिक अभिक्रिया हमारी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड अभिक्रियाएं हैं, हर साल पेपर में आती हैं। तो चलिए इसमें लिखोगे आप लोग कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ में ऑक्सीजन का संयोग या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रिया को प्यारे साथी, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, योग होने का मतलब होता है कोई चीज़ जुड़ना, संयोग का मतलब होता है कोई चीज़ जुड़ना। जैसे मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर आप जो भी अभिक्रिया करोगे उसमें ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन कह सकते हो कि इसका जो है, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, संयोग या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है। मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है प्यारे साथी, और जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका त्याग होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है, और ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वह हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहाँ पर जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो वह हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो बहुत तरीके से आप समझ सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, या फिर जिसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित, या फिर जिसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही हो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लेना। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये HCl जो है ये MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मतलब इस HCl की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। ये HCl है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये मत समझ लेना कि यहाँ पर ऑक्साइड तो अलग से नहीं है। देखो, किसी भी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो मतलब वह ऑक्सीजन से उसकी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर HCl मैग्नीज ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड जल बन रहा, Cl2 गैस निकल रही। तो ये भी हमारे एक ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पेपर में पूछा जाने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर है संकलन अभिक्रिया। लास्ट अभिक्रिया है संकलन, नहीं इसके बाद एक और अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया, उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नोट करो संकलन अभिक्रिया की। संकलन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। संकलन अभिक्रिया क्या है? संकलन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। मतलब प्यारे साथी यहाँ पर देखो, दो या दो से दो अभिकारक यहाँ पर हैं, ये दोनों आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बस इसी को हम लोग संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, सॉरी दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस प्रश्न के अभी उदाहरण को भी आप नोट कर लेंगे और इस पूरे क्वेश्चंस को आप बड़े ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद आपकी अगली रासायनिक अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया, ठीक है। दहन अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लिखोगे कि दहन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। मतलब दहन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ हमारा क्या होता है, हमेशा याद रखना, अभी मैंने आपको दहन अभिक्रिया के बारे में बताया था कि जिसमें क्या होता है प्यारे साथी, जिसमें आप लोगों को यह याद रखना है कि इसमें ऊष्मा निकलती है और आपका प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दहन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग जब मीथेन का दहन कराते हैं ना तो आम तौर पर घरों में खाना पकाने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम लोग खाना बनाते हैं तो वह हमारी दहन प्रक्रिया ही होती है, उसमें ऊष्मा निकलती है ना भाप के रूप में, वह
हमारी दहन अभिक्रिया ही होती है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा है बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन से हमारा है कि आपको यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब। अब आपके पेपर में स्टूडेंट ध्यान से समझना, आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो क्वेश्चन होता है ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, रिएक्शन वाला। तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और हर बार ये पेपर में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। पर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हितेश भैया आपको अच्छे समझाएंगे। देखो पहला प्रश्न आपको नोट करना है कि सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, देखो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, सॉरी सोडियम बाई लगा लो यहाँ पर, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, देखो सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ ही साथ जल बनता है। हमेशा याद रख लेना सिंपल शब्दों में, जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके अलावा जल बनता है। 3 चीज़ें आपने पता लगा ली, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो सिंपल से 3 चीज़ें पता लगा ली कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो सोडियम कार्बोनेट को मैंने लिखा NaHCO3, इसको गर्म किया, Na2CO3 बना दिया, जल बना दिया और आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। तो ये तरीके से आप लोग पहली रासायनिक अभिक्रिया तैयार कर लोगे। बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर साल पेपर में आती है, ठीक है। चलिए अगली अभिक्रिया की बात करते हैं फिर। तो हमारी अगली रासायनिक अभिक्रिया है स्टूडेंट्स की सोडियम कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा है सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हर बार की तरह यहाँ पर लगा लो बाई, ठीक है, सोडियम बाई। तो सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब कि NaHCO3, मतलब NaHCO3 जब सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है प्यारे साथी, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि आप लोगों का H2SO4 से जब ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, ये अभिक्रिया कर रहा है, हम लोगों का क्या बनता है, हमेशा याद रख लेना, सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बनता है, जल बनता है मतलब H2O बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। तो सिंपल हो गया, जब NaHCO3 मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट आपका H2SO4 के विलयन से अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट बनता है, जल निकलता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोडियम बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, सोडियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आपका जल बाहर निकलता है। याद हो गया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पेपर में आती है, ठीक है। अगली नोट करो, अगली रिएक्शन है कि जब शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 मतलब क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझो, शुष्क बुझे हुए चूने का मतलब होता है प्यारे साथी CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बुझे हुए चूने का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो जब CaOH के होल ट्वाइस की क्रिया क्लोरीन यानी Cl2 गैस से कराते हैं तो हमेशा याद रख लेना ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बस आपको एक बार अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन यानी Cl2 गैस प्रवाहित कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल भाषा में याद कर सकते हो कि जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया क्लोरीन गैस से होती है तो हमेशा CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ ही साथ जल भी बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कभी सोडियम कार्बोनेट जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमेशा याद रखना प्यारे साथी कि आप लोगों का सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। एक बार मैं इसकी आपको रासायनिक अभिक्रिया कर दिखाता हूँ और आपको उसको बड़े ही अच्छे से नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 4 यानी अभिक्रिया नंबर 4, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम कार्बोनेट जब तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि भाई बात हो रही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि मैं बताऊँ तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं HCl, ठीक है।
तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को या फिर सोडियम कार्बोनेट को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं या फिर अभिक्रिया कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड बनता है। आप जरा यहाँ पर ये चीज़ें समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का सोडियम होता है Na, ये क्या होता है Cl के साथ जुड़ जाता है, NaCl बना लेता है। और ये जो होता है प्यारे साथी आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, एक ऑक्सीजन कह लो, हाँ, एक ही ऑक्सीजन को लेकर के जल बना लेता है और यहाँ पर एक कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ऐसे करके क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है, तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल में ये आपका पूछा जाता है। और इस तरीके से देखिए आपके पेपर में जो अभिक्रियाएं आती हैं ना, तो ये 4 रासायनिक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछी जाती हैं क्या होता है जब में। तो उम्मीद है कि आपने इनको नोट जरूर किया होगा। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। और जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए है कि ना कि आपको हर चीज़ सही समय पर मिल जाए जिससे कि आप 95% नंबर ला सको, तो भाई साहब आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना है। भूल कर भी इसको वीडियो को देखने के बाद आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कंप्लीट वीडियो देख लेना, आपके 100% बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संतृप्त और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर एक टिप्पणी लिखिएगा। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और 2026 में डाल लो कि ये 100% आने वाला है, तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसको मैं सिंपल एक शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ, ठीक है, कि मैं यह कह सकता हूँ प्यारे साथी कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा, तो अगर मैं ये कह दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग संतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि असंतृप्त की, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं असंतृप्त की बात करता हूँ ना, तो देखो असंतृप्त जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या तो कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना कि जब भी कभी असंतृप्त की बात होती है तो वहाँ पर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग इसके डेफिनेशन और इसी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें लिखेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से एक प्रत्येक की चारों फिर से पढ़ेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कार्बन जो होता है ये सिंगल हाइड्रोजन के साथ 4 अणुओं में जुड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जिसकी जितनी भी संयोजकताएं होती हैं, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और इसी के तहत हम लोग पता लगाते हैं कि ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो उदाहरण के रूप में आपको ये 3 उदाहरण लिख लेने हैं। सबसे पहला है मेथेन का, दूसरा है एथेन का, तीसरा है प्रोपेन का। मेथेन का मतलब है एक कार्बन, एथेन का मतलब है डबल कार्बन और प्रोपेन का मतलब है ट्रिपल कार्बन। और अगर आप इनमें देखोगे तो हर एक के साथ में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन यहाँ पर तो एक ही हो, तो यहाँ पर मतलब एक कार्बन है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये हमारा मेथेन होगा। यहाँ पर हमारा डबल कार्बन है परंतु इसके बीच में देखोगे तो सिंगल बॉन्डिंग है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे 3 कार्बन है, अगर आप देखोगे इनके बीच में तो यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर भी है और दूसरे वाले में भी सिंगल बॉन्डिंग है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। और इन तीनों को आप लोग नोट कर लेना मतलब एग्जाम्पल के रूप में। और इसके बाद थोड़ा सा और आप लोग लिखना आगे कि इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि एल्केन के कौन कौन समूह वाले तत्व होते हैं, तो आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन को एल्केन कहेंगे, ठीक है। एल्कीन की बात हो जाती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड वाले, एल्काइन की बात होती है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें आप क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट लिखेंगे इसमें। और इसकी जो डेफिनेशन है मैंने स्वयं से बनाई है यार, बहुत आसान है। देखो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु आपस में
द्वि या फिर त्रिबंध में जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो याद रखना भाई साहब कि आप लोग जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, वो हमारे दो तरीके से होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मैंने ऑलरेडी बता दिया है। असंतृप्त की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में दो आबंध यानी दो बॉन्डिंग होती है, यानी डबल बॉन्डिंग हो, या तो फिर कार्बन और कार्बन के मध्य में तीन बॉन्डिंग हो यानी कि तीन आबंध पाए जाएं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आप कह देना कि यह हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है। जहाँ डबल बॉन्ड और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाए, आपको सिंपल से बता देना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में आपस में द्वि या त्रिबंध जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहला एथिलीन आप लोग लिख लेना। इसमें देखो कार्बन और कार्बन व कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही एग्जाम्पल आप लिख लेना। इस पूरे संरचना को हम लोग एथिलीन बोलते हैं और इस पूरी संरचना को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही संरचनाओं को नोट करके इनके नाम को भी नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको उदाहरण के रूप में लिखने होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नोट करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ये हमारे जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है और आपको इसको बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है। 100% ये पेपर में आपके आने वाला है। तो प्रश्न आप लिखोगे, तैयार करोगे कि हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखो आप लिखोगे कि हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HB बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिकाओं की यदि मैं बात करता हूं तो उसको हम लोग RBC बोलते हैं। तो जो भी हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है या फिर पाया जाने वाला एक आयन युक्त प्रोटीन होता है। तो सिंपल शब्दों में हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो कि हमारा RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रक्त को उसका विशिष्ट लाल रंग देता है। यदि मैं बात करता हूं कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त होता है प्यारे साथी, हमारा लाल कलर का होता है। किस कलर का होता है? कलर जो होता है हमारे रक्त का वो है लाल कलर का होता है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आप लोग याद कर लेना कि जो हमारा खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि यही होता है जो हमारे रक्त को रेड कलर का कर देता है, ठीक है। तो इतना लिख देने के बाद में संरचना में आप लिखोगे कि यह हीम नामक आयरन युक्त समूह और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो संरचना में आप इतना लिख देना कि ये क्या होता है कि ये हीम नामक जो एक आयरन युक्त समूह होता है और जो ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, ये उससे हमारा बना होता है, ठीक है। तो इतना लिख देने के बाद में आपका हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है भाई इतना लिख देने के बाद में आपको संरचना के बाद में इसके मुख्य कार्य भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे मुख्य कार्य, और मुख्य कार्य में आप लोग हीमोग्लोबिन में लिखोगे, क्योंकि देखिए जब भी बात आती है कि हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा तो आपको मतलब सब कुछ इसमें लिखना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखना प्रारंभ करेंगे। आप लिखना प्रारंभ करेंगे ऐसे कि इसका प्राथमिक कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों में उत्पन्न CO2 को वापस फेफड़ों तक लाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, इसका सबसे पहला कार्य होता है कि जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को, है ना, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होती है इसको शरीर से सभी ऊतकों तक वापस फेफड़ों तक लाने में ये मदद करता है, ठीक है, ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। और इसे शरीर का ऑक्सीजन ट्रांसफ़र भी माना जाता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन को हम लोग शरीर का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर भी माना जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद नोट करिए प्रश्न नंबर आगे की। तो प्रश्न नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि वाष्पोत्सर्जन की आपको परिभाषा देनी है और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जितने भी हमारे कारक होते हुए कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे वाष्पोत्सर्जन हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। चलिए तो आप लिखेंगे कि पौधों के वायवी भागों, जितने भी पौधे के वायवी भाग होते हैं, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ तो पौधे होते हैं, जो पत्ती होती है ना, पत्ती, तो पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है प्यारे साथी, तो पौधों की जो पत्तियों में वायवी भाग होते हैं, विशेषकर पत्तियों में ही होते हैं वायवी भाग। तो पत्तियों में जो मौजूद रंध्र होते हैं ना,
के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब पौधे के वायवीय भागों में विशेषकर पत्तियां हुई होती हैं और पत्तियों में क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र के माध्यम से क्या होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और इस प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन, और इसके बाद आप लोग नोट करेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक आप लिखोगे कि वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है ना, कि मतलब कि जैसे ही वायुमंडल में नमी होती है, आर्द्रता पाई जाती है, मतलब ठंडे मौसम में क्या होता है, ठंडियों में वाष्पोत्सर्जन की जो गति होती है वह कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा है कि उच्च तापमान पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। मतलब गर्मियों के समय में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह बहुत तेजी से होती है। गर्मियों के समय में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ओस पड़ रही होती है। देखिए कोहरा एक अलग चीज़ होती है, कोहरा एक अलग चीज़ होती है और ओस पड़ना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। तीसरा है कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक कि आपको ये पूरा प्रश्न अपना समाप्त कर देना है। मतलब वाष्पोत्सर्जन में आपको ये 3 प्रभावित करने वाले कारक आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार किया होगा और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करना है, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ना आपके पेपर में 100% वह क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अंतर वाले क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर वाला प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये 4 अंतर सजीव और निर्जीव में लिख लेने हैं। तो चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा, बहुत सिंपल है, सीधा डायरेक्ट तैयार कर लेना, अच्छे से एकदम रट लेना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि रुधिर और लसिका में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो यदि मैं बात करता हूं रुधिर और लसिका की, तो देखिए यहां पर जितने भी अंतर से संबंधित आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया, रुधिर सजीव और निर्जीव में। दूसरा प्रश्न है कि आपको रुधिर और लसिका के बीच में आपको अंतर बताना है। तो ये 2 अंतर सबसे पहले तैयार कर लो, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं और बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने जो आपको सजीव और निर्जीव में अंतर बताया था, उसके बाद लसिका और रुधिर में अंतर बताया था। तो ये 2 पॉइंट रुधिर और लसिका में आपको लिख लेने हैं प्यारे साथी, है ना। और इसके बाद क्या करना है आपको,